अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और आपको नावल दरियाश कम पसंद आ रहा होगा। अनकरीब ये नावल हमारा ख़त्म होने वाला है, तो नेक्स्ट नावल अगर किसी की कोई रिकमेंडेशन हो तो प्लीज़ मुझे लाजमी बताइएगा मैं कौन सा रीड करूं। आई होप आपको नावल पसंद आ रहा होगा। आज के एपिसोड स्टार्ट करते हैं, लेकिन प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर करें, बेल आइकन को हिट ज़रूर कीजिएगा। तो चलें जी, एपिसोड स्टार्ट करते हैं। जबकि नरमीन भी आखिरी तोहफे का सोचकर आज कुछ बेचैन थी। जो भी हुआ गिफ्ट मैं रिजेक्ट कर दूंगी, इस उम्र में शादी उफ कितना अजीब लगेगा। नहीं, गिफ्ट रिजेक्ट करके इनकार करूंगी तो इतना बुरा नहीं लगेगा उसे, बस डन हो गया। वो बहुत अच्छा है, लेकिन वो मुझसे कहीं बढ़कर डिजर्व करता है। मैं अपने सर्कल में से ही कोई अच्छी सी सोबर लड़की देखकर कहूंगी कि शादी कर ले, मेरी बिल्कुल नहीं टाल सकता। नरमीन ने आईने के सामने रुककर अपने बाल ब्रश किया और इस बीच इतना सा सब सोचकर थक सी गई। मैं उसकी शादी पर बहुत खुशी फील करूंगी। यस, नरमीन ने खुद को यकीन दिलाया, लेकिन दिल किसी सूरज यकीन के आसपास भी भटकने पर राजी ना था। आप तो मुझे खुद से दूर करने का हर लम्हा ही प्यारा तस्वर करती होंगी, लेकिन मेरी सोचें यकसर अलग हैं। गुड मॉर्निंग। मैं आपकी इजाजत के बिना घुस आया आपके रूम में, थप्पड़ मारकर बदला ले सकती हैं। मीन जो खुद से हम कलाम थी डर कर घूमी, जहाँ वो हाथों में नारंगी और गुलाबी लिलीज और छोटा सा बॉक्स लिए खड़ा था। कुछ देर पहले ही वो लोग आए थे, जबकि लॉन में शाम होती निकाह सेरेमनी के लिए तैयार भी शुरू की जा चुकी थी। किस कदर गलत हरकत है, इंसान अपने रूम में किसी भी हालत में हो सकता है। नहीं ले रही तुम्हारा ये गिफ्ट, इसलिए जाओ यहाँ से। ब्रश घबराहट में टेबल पर रखती वो बिना सावल को देखे पलट गई, मगर सावल की पुकार पर रुकना पड़ा। आप ना इंसाफी करेंगी अब मुझसे। मैं मुड़ने के लिए एक प्रॉपर जवाब चाहता हूँ, देखकर तोहफा रद्द कर दें। बाखुदा इन्हीं उल्टे कदमों ना सिर्फ आपके घर से निकलूंगा बल्कि आपकी जिंदगी से भी दफान हो जाऊंगा। वो कभी न पलटी, मगर सावल का आखिरी जुमला रूह झंझोड़ गया। सावल को पहली बार इस कदर तकलीफ और गुस्से में देखकर नरमीन के हाथ पैर फूल गए। तुम बोल किस तरह रहे हो, पिटना चाहते हो? मैं क्यों दफान करना चाहूंगी तुम्हें सावल। नरमीन को सख्त तकलीफ हुई। आपके मुंह मोड़ने पर मुझे तकलीफ होती है, यह बात अब भी नहीं समझी तो मुमकिन है मैं आपको ये कभी नहीं समझा सकूंगा। नहीं चाहिए गिफ्ट, ओके फाइन, आपकी यही मर्जी है तो मंजूर है, टेक केयर। वो जज्बाती होता जाने को पलटा ही कि नरमीन जल्दी से उसकी राह में हाइल हुई। तुम अजीब हो गए हो, लाओ। नरमीन के हाथ फैलाने पर वो नजरें खफकी से फेरते दरवाजे की तरफ बढ़ा। जब वो मजीद खफा नजर लिए राह में हाइल हुई। दे रहे हो या छीन लूं? नरमीन के घूरने पर सावल ने सर झटका और नरमीन को बैठने का इशारा किया, जिस सबब वो बेड की पांटी पर की जाने बैठी। तभी सावल ने वो फूल नरमीन की गोद में रखते ही वो बॉक्स भी रखा। उम्मीद है कोई प्रैंकिंग चीज ना हो, वरना तुम गए। नरमीन ने डरते डरते वो बॉक्स ओपन किया ही कि एक सफेद फ्लफी बालों वाला गुगलू सा बिल्ली का बच्चा अंदर से सर निकाले नरमीन के साथ जा लगा। नरमीन ने उसको पकड़ते ही हंसी, फिर सर उठाए सावल को देखा। ये बिल्ला इस नस्ल का था, ये बिल्ला उस नस्ल का था जिस नस्ल का एक बिल्ला नरमीन ने अपनी जवानी में भी पाला था। ये बिल्कुल वैसा था। तब वो मर गया था और नरमीन एक पूरा साल उस बिल्ले के मरने पर बीमार रही, लेकिन उस जैसा दूसरी नस्ल और रंग वाला ना मिला। तभी उस नस्ल का बिल्ला ही सावल ने दिया, और ये भी छोटा सा बेबी था और इतना क्यूट के देखते प्यारा जाए। ये तुम्हें कहाँ से मिला? ये बिल्कुल मखना जैसा है। नरमीन के जज्बात से कांपती आवाज ने सावल को देखा, जो धीमा सा मुस्कुराया, गोया साबका खफकी नरमीन की मुस्कुराहट ने खत्म कर दी हो। मिलने से कुछ भी मिल जाता है, बस आपको मुझ तक आने का जवाब और रास्ता नहीं मिलता। खैर वापस करें इसे, मैं इसे वहीं फेंका हूं जहां से लाया था। प्लीज वापस इसे बॉक्स में पैक कर दें, क्योंकि मुझे इनसे एलर्जी है। सावल ने वापस नाराजगी जताते तंज भी मारा, जबकि नरवीन ने फौरन से लिटिल मखना को खुद से लगाया और फूल उठाकर साइड रखे उठ खड़ी हुई। उफ, तुमने हरा दिया सावल। मैं तुम्हें शादी के लिए हाँ तो कह सकती हूँ, पर इसे नहीं छोड़ सकती। नरमीन तुम्हारी हुई। वो जो यकीन था कि ये औरत फिर दिल तोड़ेगी, सुन तो लिया पर समझने बिना पलट गया, मगर फिर चौंक कर वापस मुड़ा। क्या कहा आपने? क्या आप दोहरा सकती हैं? सावल के तासरात अब भी बेयकीन थे। कर लो तैयारी निकाह की, और क्या कह सकती हूँ? थैंक यू फॉर मखना। नरमीन ने इस प्यारे से गोलू मोलू बिल्ले को खुद से लिपटाया और मजे से कहती रूम से निकल गई। सावल ने झटके से पलट कर जाती नरमीन का ताकुब किया, पीछे ही दौड़ा। तब तक वो लॉन में जा चुकी थी। वहां खड़े माली से मुखातिब थी। मुझे लॉन में इसके लिए सबसे खूबसूरत घर चाहिए, बिल्कुल जैसे मखना का था। ठीक है ना जमाल भाई? ये माली और इवन इस घर के तमाम मुलाजमीन वही थे जो जदोन विला में हुआ करते थे। जब बुराक जदोन ने बहू और पोते के साथ बुरहान का घर छोड़ा था, तब वहां कई सालों से काम करते तमाम मुलाजमीन ने भी वो घर छोड़ दिया था और सब यहीं आ गए। जी बाजी, मैं इसे भी प्यारा बनवाऊंगा। इसे मुझे दे। उसको पहले एक बार डॉक्टर को दिखाकर वैक्सीन करवानी होगी, फिर आप इसे प्यार कर लेना। जमाल साहब के कहने की देर थी कि नरमीन फौरन से इस जूनियर मखना को उनके सुपुर्द किया। जल्दी लाइएगा, ये बहुत प्यारा है ना? बाय। नरमीन की बेचैनी तो बच्चों को मात दे रही थी। वो पलटी तो सामने खिशमगी नजरों से सावल उन्हीं को निहार रहा था। क्या
जाओ ना, निकाह की तैयारी करो, घूर क्यों रहे हो? कहा था ना तुम्हारी रियाजत को जाया होने नहीं दूंगी। नरमीन को हैरत थी कि वो क्यों घूर रहा है। ये मखने का डुप्लीकेट आपको इसलिए नहीं दिया कि आप इसके सिवा किसी और को लिफ्ट न करवाएं। जितनी चंद शराइत है मेरी, ये घर के अंदर नहीं दंदनाएगा और ना ही आप इसे खुद से बिला वजह चिपकाएंगे, वरना जो इसे ढूंढ कर ला सकता है वही जिंदा दफन भी कर सकता है। सावन के गुस्से से जताने और समझाने पर उसके लहजे का इस्तेहाक नरमीन के होंठों पर मुस्कुराहट बिखेर गया। अभी से जेलस हो रही हो? चिपकाने के लिए तो मेरे पास बहुत कुछ है, मेरा बारान, मेरा बेबी, मेरी बहू, मेरा जूनियर मखना, सबसे जेलस हो गए क्या? नरमीन ने हाथ सीने पर लपेटे खुद दिल भरकर सावल को जलाया, जो बेचारा इस वक्त रूठना भी अफोर्ड नहीं कर सकता था, क्योंकि नरमीन की हाथ 30 सालों की रियाजत का सिला थी और जब मोहब्बत दस्तरस में आ रही हो तो अच्छा बुरा सब कबूल हो जाता है। आप अच्छा नहीं कर रही मेरे साथ, मैं नाराज भी हो सकता हूँ। बेरब से लहजे में मकतूब भर बेकली समोए सावर ने तनबीही अंदाज लिए कहा, चलो हो जाओ, आज तक मैंने किसी को नहीं मनाया, तुम पहले हो गए इस कदर खास जिसे मैं मनाना जरूरी समझूंगी। नरमीन के एतराफ ने उस पागल शख्स की सारी खपकी समेट दी। पुरहा सर को कभी नहीं मनाया आपने? सावल को सरासर हैरत थी। नहीं मनाया उसे जाता है सावल जिस पर मान हो, सिर्फ मोहब्बत से कुछ नहीं होता, वो भी एक तरफा। मैं ऐसे किसी इंसान को नहीं मनाती जिसे मेरे मनाने का इंतजार ना हो। बुरहान ने इन 30 सालों में मुंह नर्म ना लहजा इख्तियार किया न सलूक। मैं उसके रूठने पर सुख का सांस लेती थी, बाकी खुद समझ जाओ। रही बात तुम्हारी, तो तुम रूठ के तो मैं सुख का सांस लेना तो दूर सोच भी ना सकूंगी। नर्म मोहब्बत भरे लहजे में सादगी के संग नरमीन ने अपनी कहानी समेट दी। मैं रूठा हुआ हूँ, याद रखिएगा। सावन ने उनका चेहरा हाथों में भरते इन मुस्कुराती आंखों में झांका और अपना सहर फूंकता हुआ वहां से चला गया। जबकि वो हटा तो नरमीन की नजरें लॉन में शुरू सजावट पर गई, जहां तुराब हर चीज अपनी निगरानी में करवा रहा था। अरे देखिए, ये तो ब्राइड टू बी साहिबा है। भाई जाए अपनी बहू के साथ सैलून जरा ग्रूम होकर आए। लगती तो अब भी आप मेरी चंद साल बड़ी बहन है, लेकिन मैं चाहता हूँ आज आप मेरी हम उम्र लगे। तुराब ने पकड़कर मम्मी को हंसारा, जिस पर वो कुछ ना बोली, बस तुराब के सीने में चुप कर रो दी। मम्मी के आंसू आज भी तुराब को अव्वल दिन जैसे तकलीफ देते महसूस हुए। तो तुम इस दुनिया के सबसे प्यारे बेबी हो, मुझे जिंदगी ने अब तक सिर्फ एक करार दिया है, वो तुम हो मेरी जान। मम्मी को दिल हल्का करने दिया और जब वो समझ गई तो वो खुद रूबरू हुई। ये एहसास पाए इन हेजल ब्राउन आंखों वाले हैदर तुराब को खुद से प्यार महसूस हुआ। अब दूसरा मिलेगा। सावन कुरैशी, शुक्र करें आपकी हाँ पर वो बुढ़े हैंडसम पागल नहीं हो गए। तुराब ने मम्मी का माथा चूमते आसूदगी बख्शते शरारत से छेड़ा तो नरमीन भी हंसी। मैंने हाँ की है, ऐसे ही कि उसका दिल बंद ना हो। नरमीन के लिए ये सब अपने ही बेटे के सामने बहुत मुश्किल था, तभी तो आंखें झुक गई। आप हैं ही जानम। चले लीजे के साथ सैलून जाए, मैंने उसे कह दिया। आपकी चॉइस को मद्देनजर रखते हुए बहुत सिंपल वेडिंग अरेंजमेंट्स करवाई हैं। ग्रेस और ब्यूटी में नो कॉम्प्रोमाइज। ददू आप दो को ड्रॉप करेंगे। और हाँ प्लीज मम्मी, आप सावल भाई को पूरा कबूल कीजिएगा, वो आपके बेस्ट फ्रेंड होने चाहिए। अब से निकाह के बाद आपको एक ऐसी न्यूज सुनाऊंगा कि आप दुगनी हैप्पी होंगी। तुराब ने अपने दोबारा बाबा बनने की खबर ही आज का सरप्राइज रखी थी और अब नरमीन मजीद मुतजस्सिस थी और जानने को बेताब हो जाती फौरन से मान गई। सूरज की किरणें पर्दों की ओर से छन छन करती कमरे में वारिद होकर सोए नफूस को बेचैन कर रही थी। उनकी हिद्दत एयर कंडीशन कमरे में मौजूद मौसम को मुतदिल करने का बाइस थी। अपने बाजू पर पड़े सर और सीने पर दबाव देती गर्म हथेली के अलावा भी शनाइल की टांग का जमशेद के पेट पर होना वजह था, जिस सबब वो सोए हवास झंझोड़े जाने पर आंखें खोल गया। जरा सा सर उठाए खुद पर मुसल्लत मौसूफा के अंदाज तकते सुबह की पहली मुस्कुराहट ने जमशेद के लबों को छुआ। हक जताना कोई तुमसे सीखे। खुमार आलूद आवाज में बड़बड़ाते जमशेद ने खुद पर पड़ी शनाइल की टांग उठाकर समेटी और अपने बाजू शनाइल के सर से निकाली, जहां हल्का सा दर्द महसूस हो रहा था। बचाकर जमशेद ने साइड में इस पर रखे फोन पर एक बजा देखे आंखें फैलाई और घुमाकर अब तक सोई शनाइल को देखने लगा। या मेरे अल्लाह, इस कदर लंबी नींद, पता नहीं क्या फूंकती है ये मुझ पर। फोन रखे वो उठ खड़ा हुआ, अंगड़ाई ली, जिस सबब कसरती वजूद अंग तक अकड़ सा गया। गहरा सांस भरते हल्का सा सीने पर पड़ते दर्द भरे दबाव पर खांसे वो वॉशरूम घुस गया। 10 मिनट तक बाहर निकला तो वो करवट पर लेटे अब जमशेद के बजाय उसके तकिए पर चढ़ी थी। शनाइल, मैं हॉस्पिटल निकल रहा हूँ। जमशेद ने अपना फोन उठाया ही कि फौरन से आंखें खोलती उठ बैठी। ना सिर्फ उठी बल्कि जमाई रोके बेड पर चढ़ती फौरन से उतरकर जमशेद की राह में हाई हुई। क्यों, क्या हुआ, दर्द हो रहा है? तुम क्यों जाना है तुम्हें हॉस्पिटल? बताओ, सांस ठीक है? मैंने हर्ट तो नहीं किया रात? सोते से जागती वो लड़की जमशेद के कभी रुखसार छू रही थी तो कभी गर्दन, वो कभी शाने और फिर सीने पर हाथ फेरने लगी। कुछ ज्यादा आराम दे दिया ना तुमने? कोई दर्द नहीं हो रहा, इसलिए ये तशवीशनाक है। आज फाइनल सर्जरी की डेट मिलनी है। सुमेर खान ने मैसेज छोड़ा है, तुम मेरा इतना ख्याल रखकर थक जाओगी, इसलिए अच्छा है हॉस्पिटल वापस चला जाओ। शनाइल की सारी बेसकूनी लम्हे में रश्क बताता हुआ वो इस बीच शनाइल को मोहब्बत भरी निगाह में समोए हुए था। तुम्हारा ख्याल रखना ही मेरी जिंदगी है जेम, ऐसी अजनबी मत करो।
मैं भी चलूंगी और हम वापस साथ आएंगे। मेरे लिए इस दुनिया में क्या है तुम्हारे सिवा? कुछ रखा है क्या? वैसे भी मजेदार सा नाश्ता किए बिना हिलने भी नहीं दूंगी तुम्हें। आराम से बैठो इधर। शनाइल की जिद के आगे वो बखुशी हथियार डाल गया, क्योंकि वो उसके लिए कुछ भी करती हुई बहुत भाती थी। पकड़कर जमशेद को वापस बिठाए वो पलटने लगी, जब वो उसकी खिलाई पकड़कर रोक गया। क्या हुआ? शनाइल ने खुशगवार हैरत के संग अपना हाथ जमशेद के मजबूत गिरफ्त रखते हाथ की उंगलियों में दबा देखते इन आंखों के तक निगाह सरकाई, जहां बेइंतहा चाहत छलक रही थी। ओके, मैं समझ गई। वो उसकी खामोशी पर आहिस्ते से उसकी गोद में बैठी और बाजों का हाथ जमशेद के गले में डाला। जब अम्मा को पता चलेगा कि मेरे इस मुश्किल वक्त में तुम मेरे पास रही, मेरा ध्यान रखा, वो तुम्हें न सिर्फ कबूल कर लेंगी बल्कि यकीन है मुझसे ज्यादा अजीज बना लेंगी। अभी तो उनका तकाजा यही है कि मैं तुम्हें छोड़ दूं। वो उसकी संजीदा बातों को ध्यान से सुने इख्तिताम तक धीमा सा मुस्कुराई। उनकी नापसंदीदगी बचा है जेम, मेरा मासी बहुत गंदा था। मुझे सच पूछो तो अब ऐसी किसी बात से फर्क नहीं पड़ता। मुझे तुमने कबूल कर लिया, जब तो समझूंगी पूरी दुनिया ने कर लिया। वो उसके लहजे की यासियत पर अफसरदा हुआ। मैंने नहीं कबूल किया क्या? वो अजीब नाराजगी के संग बोला। क्या कर लिया? वो लम्हे में मखमूर उतराती बोली। ओके, तुम मत कहो, मैं समझ गई कि क्या के कर लिया। तुम बस रिलैक्स रहो, सारी फिक्रें टेंशनें मुझे दे दो। तुम आखिरी सर्जरी तक अपने डिप्रेशन को टाटा बाय बाय करना है। वो फौरन उसके चुप का मान बढ़ा गई। तुम इंजेक्शन ले रही हो? जमशेद के सवाल पर शनाइल की नजरें झुकी। हाँ, तुम इसकी फिक्र ना करो। वो क्या बताती कि जमशेद के साथ रहने की उसकी फिक्र में उसने 2 डोज मिस कर दी हैं और इसके साइड इफेक्ट्स ही बहुत ज्यादा नींद से शुरू होते थे। मुझे फिक्र है इसकी, समझी तुम? वो सख्त गुस्से से उसका चेहरा जबड़े से जकड़े उसको खुद की तरफ देखने पर मजबूर किए बोला। मार डालोगे ऐसी सरप्राइजिंग फिक्र जताकर? मैं ठीक हूँ जेम, वो उसका हाथ हटाती चूमते बोली, जबकि जेम अच्छे से समझ चुका था वो बहला रही है। अगर तुमने मुझसे झूठ बोला मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा शनाइल। लहजा सख्त अजियत में दबा तो शनाइल ने जबरन मुस्कुराते उसके गले लग जाते अपने आंसू छुपा लिए। कभी मत करना, वो कह न सकी, बस जमशेद के जिस्म की खुशबू सांसों में खींचकर अपने अंदर की हर तकलीफ को राहत दिए पीछे हटी। तुम हलकान नहीं हुआ करो, वो भी मेरे लिए। फिर मेरा दिल चाहता है वो जानबूझकर झूठी मुस्कुराहट लबों पर सजाए। जमशेद की आंखों में धूल झोंक रही थी जब जमशेद ने उसे मैट्रेस की ओर गिराते उस पर हावी होते होंठों की तकरार से और शिद्दत भरी तनबीह से हर बनावट और लगावट से रोक दिया। मैं सच कह रहा हूँ, अगर तुमने खुद को लेकर झूठ कहा या मुझसे कुछ छुपाया तो मैं जान ले लूंगा तुम्हारी। समझ गई? वो तो समझती थी, पर इस वक्त दुनिया जहां भूल चुकी थी ले लेना बिल्कुल ऐसे ही। वो उसकी शर्ट को दबोचती फासला समेट के और जमशेद अहमद ने उसे उस लम्स की जबान में बहुत कड़ी वार्निंग दी कि वो भी उसकी जल्दी सांसों के लिए कितनी जरूरी है। 2 बजे तक नाश्ता किए वो लोग हॉस्पिटल पहुंचे। सुमेर खान ने 5 दिन बाद की सर्जरी डेट फाइनल की, जबकि जमशेद के कुछ जरूरी टेस्ट हुए। 4 तक वो लोग फ्री हुए तो सुमेर खान ने एक इन्विटेशन कार्ड दिए दोनों को खुशगवार हैरत में डाला। मेरे बेटे का निकाह है, मैं चाहता हूँ ये खूबसूरत सा कपल आज मेरा मेहमान बने। ब्लैक थीम है, तुम दोनों स्याह में बिलाशुबा कसम उठाओगे। रात 9 बजे शनाइल, इस उलझे बिखरे मरीज को आपने इतना सवार दिया तो जरा आज का इसका जाहिरी हुलिया भी दुरुस्त करें, तब मानो आप वाकई इसकी मसीहा हैं। सुमेर खान के मुस्कुराते बेतकल्लिफ लहजे पर शनाइल तो खुलकर मुस्कुराई, पर जमशेद जरूर खफकी से घूरा। पर तो ना इसको घूरने की शनाइल को परवाह थी, ना ही सुमेर खान को। शनाइल ने आने का वादा करने के साथ रात एक और मसीहाई की कभी फैसला कर लिया। मेरी दूसरी जानिब शाम ऐसी उतरी जैसे आसमान से गुलफाम रंगों की बरसात हो गई हो। 5 बज गए थे। लीजे और नरमीन पूरा दिन बेचारे बुराक चिटोन को मौज में घुमाकर खन चक्कर बना चुकी थी, क्योंकि नरमीन बहुत ही डिसेंट और सिंपल सा निकाह का आउटफिट चाहती थी। लोन से तो वो लोग 1 तक फ्री हो गई थी, मगर फिर मतलूबा ड्रेस की खोज में कई घंटे तो लगे, लेकिन नरमीन ने अपनी पसंद का बहुत खूबसूरत और सादा सा निकाह का जोड़ा ले ही लिया, जो सादा सी शॉर्ट कुर्ती, पटियाला शलवार और नेट के हैवी दुपट्टे पर मुश्तमिल था, जिस पर ऑर्गेन्जा और फ्लोरल गोल्डन वर्क बहुत डिटेलिंग में था, जबकि शलवार कुर्ती पर भी गोल्डन मोती लेस से बॉर्डर और दामन और किनारों पर बहुत ही बारीक फिनिशिंग थी। लीजे ने भी सेम ही लिया, पर उसका कलर सेक पिंकिश था, जबकि मेल सब ने शलवार सूट अपने पुरसहर सरापों के लिए चूज किए थे और हर मेल का जोड़ा अपनी वाइफी से मैच था। जबकि दादू की शादी पर बुरहान साहब इतने हैरान ना थे, क्योंकि उसे यही लगा कि उन दो ने भी बारान के बड़े होने का इंतजार किया है और तभी अगेन शादी कर रहे हैं। लीजे का सेक पिंकिश कलर का ड्रेस था, जिस पर व्हाइट पर फिनिशिंग वर्क था। खुद तो वो चूंकि मेजबान थी तभी पहले रेडी हो गई, फिर बारान को भी सेक कलर का शलवार सूट पहनाए, ऊपर ब्लैक वेस्ट कोट पहनाकर उसके साथ सेल्फी ही ले रही थी। जब दुराब रूम में आया, पूरा दिन वो सजावट के काम में लगा था, फिर 2 मीटिंग भी जाकर अटेंड की थी, तभी रेडी नहीं हुआ था। हे लीजे, तैयारी कर लो बहू लाने की, आज इसने कोई लड़की वड़की खुद पर जरूर गिरानी है। देखो तो कैसा लश्क रहा है मेरा बच्चा। तुराब की तारीफ पर बुरहान साहब और फैले। टशन मार कर बेड से उतरते ही अपने शूज पहने और जाकर बालों में अदा से हाथ मारे तुराब के सामने रुका। बाबा, मैं आपसे ज्यादा हैंडसम हूँ। ददू ने कहा, मैं जब आप जितना हो जाऊंगा तो मिस्टर वर्ड बन सकता हूँ, तो आप माशाल्लाह बोलें ताकि मुझे नजर ना लगे। बारान की खुशफहमी पर तुराब ने हंसकर अपने अफलातून को उठाकर दोनों भरी गालों पर प्यार वाला बाइट किया, तो खुद लीजे चीजें समेटी देकर अपनी 2 रुकनी दुनिया को
देख रही थी। माशाल्लाह तुम वाकई मेरा और अपनी मम्मो दोनों का हुस्न लूट चुके हो लिटिल हैदर। बाबा का हैंडसम अभी से ही मिस्टर वर्ल्ड है। अब मैंने तुम्हारे चीक्स गुलाबी कर दिए बाइट करके, अब तुम्हें नजर नहीं लगेगी। अब जाओ देखो दादो दुल्हन बनकर कैसी लग रही हैं। दुराब के लाल पर जनाब फौरन फदकते उतर कर दौड़े, जबकि लीजे ने मुस्कुराकर मैट्रेस पर रखा हैंग जोड़ा उठाकर दुराब के सीने से जोड़ा। अब बेबी के बाबा भी जरा हुस्न चमका लें अपना। लीजे इस वक्त नशीली आई इसलिए आफत लग रही थी, पर उसके सरापे से उठती खुशबुओं ने दुराब के दिल की धड़कनें तेज कर दी। पहले तुम्हारी नजर तो उतारूं बेबी की मम्मो, तुम्हारे चिक्स भी गुलाबी करूं या कहीं और ये इनायत लेना पसंद करोगी अशकम? दुराब ने अपना सेक कलर का जोड़ा लीजे से लेते वापस मैट्रेस की जानिब उछाला और लीजे की कमर में बाजू जंजीर से लपेटे झटके से अपने सीने से लगाया। अभी अगर आपने अनायत करने का सोचा भी तो फर्श पर लेट लेट कर रोना है मैंने। मैं 1 घंटा लगाकर रेडी हुई हूँ हैदर, मम्मी का मेक ओवर भी करना है अभी, इसलिए फॉर हेड किस करके सब्र थमाए खुद को और जाने दे मुझे। लीजे ने हाथ उसके मजबूत सीने पर टिकाते हथेलियों से दबाव देने के बीच डरी डरी तनबीह की, पर वो दुराब भी क्या जो पास आ जाए। रात का खुमार अब तक सिर चढ़ा है, उतर तो सकता नहीं, थोड़ी डोज दे दो ना, वरना मैंने फंक्शन के बीच दीवारों से सर टकराते फिरना है। सोच लो फिर तुम्हारी नाक कटेगी। दुराब ने उसके दोनों हाथ पकड़कर गर्दन के पिछली तरफ समेट कर बांधे, जबकि निगाहें उसकी लीजे के खूबसूरत चेहरे की आछी बहार पर मरकूज थी। अच्छा वो कैसे मिस्टर हैदर, आपकी दीवारों से टकराने से भला मेरी नाक क्यों कटने लगी? ये बात सच में लीजे के सर से गुजरी थी। दुराब ने उसकी नाक और थोड़ी पर लगे ब्लश पर गाल रखी, जिस सबब ब्लश मधम हो गया। सब कहेंगे दुराब हैदर जो उनके पास पूरा नशा आवर जहां है लीजे नूर की सूरत में, और वो बेचारा अपने टूटते नशे पर दीवारों से बचता फिर रहा है। क्या इज्जत रह जाएगी तुम्हारी हसीना? दुराब की मस्ती भरी मखमूर सरगोशी पर लीजे के बेख्तियार हंसी स्लिप हुई। आदमी जब जब चीजी जुमले फेंकता था और दिलो जहां पर हावी हो जाता था। उफ हैदर उफ, हंसी रोकने के बीच ही वो खिलखिलाई। उफ लीजे उफ। दुराब ने उसकी नाक से नाक मिलाते दुबाव देते लीजे की मुस्कुराहट और गहरी की। तुम्हें पता है नोज किसको माली किस कहते हैं? ये सबसे क्यूट किस समझी जाती है? बताओ क्यों इतना प्यारा नाक लिए फिरती हो कि मेरा दिल चाहता है इसे खा जाऊं। दुराब की इस नई तहकीक पर लीजे जरा पीछे हटी और चमकती आंखों से दुराब को देखा। आपकी भी कम प्यारी नहीं, अगली बार मैं खा भी सकती हूँ। बाय द वे ये पहली बार सुन रही हूँ। और कितने किसीज का पता है आपको? जरा मेरी इंफॉर्मेशन में इजाफा करेंगे? लीजे के तजस्सुस तकते वो मानी खेज हंसा। जान में बताकर इंफॉर्मेशन बढ़ाने वाला काम किए टाइम वेस्ट नहीं करता। मैं ये सारी किसीज करके तुम्हारे जज्बात में इजाफा करूंगा और तुम फिर मुझे खोटी आंखों से कोस कर दोबारा सारा मेकअप करती हुई इस दुनिया की सबसे हसीन लड़की बन जाओगी। दुराब की बातें वो जो दिलचस्पी से सुन रही थी अचानक होते हमले पर खफीफ सा चीखती, पर दुराब हैदर उसकी चीखों पर और बेकाबू होता। अच्छे खासे टाइम बाद जब अपना जोड़ा लेकर नहाने भागा तब पीछे लीजे आईने में अपना चेहरा देखकर दांत पीस कर रह गई। पूरी आंखें काजल और मस्कारे से सिहाती तो दाएं गाल पर फैली लिपस्टिक अलग मुंह चढ़ा रही थी, ऊपर से बाएं आंख की लैशेस भी लटक चुकी थी। हैदर के बच्चे, लीजे ने मुठियां कसते जोर से कहा, पर वो खराफाती शख्स तब तक घुस चुका था। हाँ बहुत सारे होंगे पता है मुझे। दरवाजा वापस खोलकर झट से कहे, फिर अंदर घुसा तो लीजे ने सांड सी घोड़ी बंद दरवाजे पर दी और हील से अच्छी किक रसीद की, पर अंदर से दबा सा कहका बरामद होते नाक तक सिच कर गया। बेचारी ने सारा मेकअप पहले वाइप से रिमूव किया और फिर से सारी मेहनत दोबारा की। निकले जरा आज आपकी तबीयत साफ करती हूँ। पता नहीं कौन सा कीड़ा है इनके अंदर जो गलत वक्त पर जागता है। आज इस कीड़े का आखिरी दिन है। उफ दुनिया का सबसे मुश्किल काम बेस सेट करना। हैदर आपको अल्लाह पूछे। वो तैयार भी हो रही थी और आवाज बुलंद अंदर घुसकर शावर के बीच भी कहके लगाते दुराब को कोस रही थी, हंसना बंद करे वरना अंदर घुसकर आपका गला दबा दूंगी। लीजे ने दरवाजे के पास जाकर वार्निंग दी, जो नहाने के बाद ड्रायर से बाल खुश करता अपने मजबूत जिस्म पर सजदे शलवार कमीज का खुद ही दीवाना हुए जा रहा था। फिर शलवार सूट के साथ पेनी लोफर्स ब्राउन में बहुत सज रहे थे। अंदर आने की जरूरत नहीं अशकम, मैं तुम्हें बाहर आकर ही अपनी जलवों से खैर करता हूँ, बस दिल संभाल लेना। दुराब ने परफ्यूम स्प्रे किए, बाल ऑयल जेल से फ्लफी बेतरतीब मगर प्यारे लगते अंदाज में सेट किए और जैसे ही इरशाद फरमा दे बाहर आए, लीजे जो मेकअप को फाइनल टच देकर मेकअप सेटिंग स्प्रे छिड़क रही थी मबहूत होकर रह गई। सारा गुस्सा और खौफ की दुराब के शानदार सरापे को देखते भग से उड़ी। यू वांट मी डेड टुनाइट हैदर? अरे कोई एसी चलाएगा क्या? आग लग गई है ना बुझने वाली। इन शॉर्ट माशाल्लाह माय लव। लीजे मेकान की तौर पर दुराब के सामने जा रुकी, बस मौसूफा का गिरना बाकी था। दिलकशी हुस्न और मोहब्बत के इस मिलाप के सामने मरे तुम्हारे दुश्मन, मैं तो बस खैर करना चाहता हूँ, वो तुम दिलो जहां से हो गई। नाउ थैंक यू लीजे नूर, मेरी चमक, मेरी बहार, मेरी मुस्कुराहट और मेरा सुकून बनने के लिए। दुराब ने उसके हसार को बहुत प्यार से माथा चुमा क्योंकि अगर अब वो कुछ करता तो लीजे के हाथों सच धज कर कत्ल हो जाता। प्लेयर ऑलवेज माइन हैंडसम,
मुझे आयतल कुर्सी फूंकने दे, मेरी दुनिया को नजर न लगे। आपको इस रंग में इतना सजता देखे मेकअप बिगाड़ने वाली हरकत बख्श रही हूँ। लीजा ने दुपट्टे का पल्लू सर पर ओढ़ा और पड़कर फूंके प्यार से दुराब की गाल पर किस करती दूर हुई, जहां वो आंखों में दीवानगी भरे लीजे को देखने में मसरूफ था। फिर कर लो। दुराब की सरगोशी पर लीजे ने न सिर्फ खूरी दी बल्कि उससे पहले कुछ सर पर दे मारने को उठाती। दुराब फौरन से फोन उठाता, इस चुड़ैल बनती लीजे के पास से हंसता हुआ फरार हुआ, जबकि लीजे खुद भी हंसती पीछे ही लपकी ताकि मम्मी को भी प्यारा सा मेकअप करे। सलवा और यजदान भी इवेंट पर जाने को रेडी थे, जबकि सजावल और फमीदा पहले ही निकल चुके थे। यजदान ने रास्ते में रुककर कपल के लिए कुछ गिफ्ट्स लिए, जबकि नरमीन आने के लिए उसने अपनी जूस ऑब्सेशन का बहुत नायाब हार लिया, जबकि लीजे ने नरमीन को उनकी चॉइस का रेडी किया था और सच में बहुत ही प्यारी लग रही थी। ऊपर से व्हाइट गोल्ड ड्रेस ने भी अपना सहर बिखेरा था, जबकि लीजे ने तमाम मेकअप वगैरह समेटा। तभी नरमीन उसे कबर्ड के पास बुलाया। आए मम्मी। लीजे फौरन से उन तक गई, जो कबर्ड में रखा वही सेट निकाल रही थी जो उन्होंने सुखी के ही स्टोर से लिया था। कल सब बहुत थक गए तो तुम्हारा गिफ्ट रह गया, ये मेरी तरफ से मेरी बेटी के लिए। वैसे ये इयररिंग्स तुम्हारे ड्रेस के साथ मैच करेंगे। लीजे ने खुशदिली से मम्मी का गिफ्ट लिया भी और उनका हाथ पकड़े चूमा भी, जबकि वाकई जब लीजे ने वापस ड्रेसिंग की जाने आकर इयररिंग्स पहने तो वो सच में लीजे के ड्रेस से परफेक्टली मैच थे। थैंक यू सो मच मम्मी। मेरे और हैदर के पास आपके लिए एक न्यूज है। लीजे थोड़ा लज्जाई थी। नरमीन शरारती सा मुस्कुराई। पहले दुराब ने तजस्सुस डाला, पर लीजे को बताने का तरीका काफी क्यूट और शर्मीला था, जिस सबब नरमीन को अंदाजा हो गया। अरे भाई, सब मेहमान आ चुके हैं, दूल्हा रेडी, आप खवातीन भी आ जाए ना। माशाल्लाह यहाँ तो हुसैन की देग उल्टी हुई है, चश्मे बदूर। मम्मी सच में मम्मी मेरी हम उम्र दोशीजा लग रही है। आज माँ बेटे का कपल डांस तो बनता है। लीजे गिरना मत प्लीज, हम दो से। तो आपकी आंटी और फिर उसका नरमीन को देखकर थम जाना सभी हसीन था। ऊपर से इस आफत के प्रकाले का शोक चंचल अंदाज गुफ्तगू। बिल्कुल नहीं जलूंगी, आप लेकर आए मम्मी को, मैं जरा सामर भाई को एक हिम्मत की थपकी दे लूं। आज वो मम्मी के जलवे देखकर गिरना अफोर्ड नहीं कर सकते। शरारत से हंसती लीजे भी माँ बेटे को प्राइवेसी दिए कमरे से निकल गई, जबकि दुराब और नरमीन दोनों के चेहरों की मुस्कुराहट थम गई। आज आप इस बेमुरवत और हजाई शख्स को सोचेंगी भी नहीं। दिल पर कोई बोझ मत रखिएगा और ददू की फिक्र भी मत करें। मैं उनके दिल में ना ठेस उठने दूंगा, ना उनको उदास होने दूंगा। बस आज मैं आपको इस दुनिया की सबसे मुतमिन और मसरूर औरत देखना चाहता हूँ। ये खुशियां जो आपको मिलने वाली हैं, आप मुस्तहिक हैं इन सब के सुखों की। माथा चूमे दुराब ने नरमीन के हलक में यकदम जमा होते दर्द को अपने अपनायत भरे हसार में खत्म कर दिया। नरमीन ने भी पुर यकीन नजरों से दुराब के कहे पर सरे लाया। वहीं लीजे जब सामल भाई के कमरे में दाखिल हुई तो बारान और बुराक साहब वहीं हाफ वाइट शलवार सूट में मलबूस परवकार से सामल कुरैशी के मिलकर नजर उतार रहे थे। लीजे को देखते ही तीनों एक साथ पलटे। माशाल्लाह, आप बहुत हैंडसम लग रहे हैं सावल भाई। लीजे की सच्ची तारीफ सावल को मुसरत बख्श गई। भाई नहीं, अब से तुम और दुराब मुझे बाबा डैड या ऐसा कुछ कहना, ताकि अंदर से फील आए मुझे कि मैं भी साहिब औलाद हूँ। सावल के नाश्ता शरीर लहजे पर बुराक जिटोन आगे आते दोनों शानों से अपने इस मुंह बोले वफादार बच्चे को मसरूर निगाहों में समो गए तो बारान भी मुस्कुराता लीजे के साथ लग गया और मम्मी ने उसके झुक कर गाल चूमी। बिल्कुल तुम ही दुराब के बाबा होने रिजर्व करते हो सावल। नरमीन मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है, और यकीन करो आज मुझे इसे तुम्हारे हवाले करके वैसी ही खुशी मिली है जैसे एक बाप को अपनी बेटी बहुत ही बेहतरीन इंसान के सपुर्द करके मिलती है। उसने जितने दुख उठाए हैं तुम सबकी तलाफी करना, ये तमहीद मानते बुराक जिटोन हकीकत में खुश थे, लेकिन दिल में उठती दर्द की लहरें उनकी आंखों में तकलीफ का एहसास जगा रही थी। और फिर सावल जैसा अहले बसीरत कैसे इस तकलीफ को न परखता। वो बुराक जिटोन के गले लगे खुश दिली से इस बूढ़े बाप को अपने सीने में भींच कर बहुत सारी हिम्मत बख्शती। मैं आपको कभी मायूस नहीं करूंगा बुराक अंकल। सावल ने पीछे हटते यकीन दिलाया तो मुस्कुराए। अंकल नहीं बाबा। बुराक जिटोन ने उसके गाल थपककर जो मोहब्बत लुटाई उस पर लीजे और बारान भी बहुत प्यारा मुस्कुराए। और फिर फाइनली हसीन हल्की शाम ने गहरी शाम में बदलना शुरू किया। पूरा लॉन जगमगाती लाइटिंग के हिसार में था, सब बहुत प्यारे लग रहे थे। यजदान और सलवा का कपल चार्मिंग था तो लीजे दुराब महफिल जान थे। और फिर निकाह मुकद्दस का मुबारक वक्त भी आ गया। जब सावल की नजर नरमीन पर पड़ी तो उसके दिल ने कुछ लम्हे धड़कना बंद कर दिया। उसे आवाजें सुनाई देना बंद हो गई, उसे आंखें झपकना भूल गया। वो फैसला न कर पाया कि रात हसीना या नरमीन की आंखें। हाँ, वही आंखें जिनमें दीप जल उठे थे। नरमीन खुद मुस्तकिल सावल के खुद पर जमी नजरों पर खाइफ होती, आंखों के इशारों से उसे खूब घूरती रही। और फिर निकाह के बंधन में बनते ही सावल उसके हवासों असाबों, उसकी आंखों और हत्ता कि उसके दिल को नरमीन पर सारे के सारे हक मिल गए। सब मुस्कुरा रहे थे। सावल और नरमीन स्टेज पर विराजमान थे। दोनों सब मेहमानों के मुबारक वसूलते धीमा सा मुस्कुराते और दुराब दूर खड़ा अपनी मम्मी की फाइनली आबाद होने पर खुशी से भरा खड़ा था। लो हो गई तुम्हारी, अब क्या चाहते हो मुझसे? अपने पहलों में आबाद मस्कूर कुन खुशबू फैलाते इस मोतबर सरापे की जानिब जरा पलटकर नरमीन ने अकेले में करने वाले सवाल मजमे के बीच करके साबित कर दिया कि वो आखिर जालिम है। नथिंग बट। सुन सकता हूँ क्या वो धड़कने जिन्हें ढंग से सुनाना गया है? देख सकता हूँ वो आंखें जिन्हें देखकर मेरे मौसम बदलते हैं। छू सकता हूँ कि अपने ख्वाब की ताबीर की खुशबू पालूं। कह सकता हूँ वो जो मुद्दतों से दिल में है आपके लिए छुपा है। बता सकता हूँ कि इन 30 सालों में आपसे जुड़ी कौन कौन सी ख्वाहिश का गला घोटा। कह सकता हूँ क्या
سکتا ہوں کیا کہ آپ میری جاویدہ محبت ہیں، آپ کے دل سے دل ملانے کی گستاخی قبول ہے کیا؟ وہ جو سمجھ رہی تھی وہ کوئی آسان جواب دے گا، ایسے مفصل، جامع اور دل کی دھڑکنیں سست کرتے سوالات نے انہیں کتنے ہی لمحے آنکھ چرانے نہ دی۔ فوٹوگرافر ایک طرف اس پوز میں خود دراب نے ممی اور سانول کی خوبصورت سی پکچر کلک کر کے اسکرین میں اترتی ماں کے عکس کو ہونٹوں کے پاس لائے چوما تو آنکھیں سرخ پڑی، پر کندھے پر حمائل ہوتے ددو کے ہاتھ اور بازو نے دراب کو مسکراہٹ دی۔ میں سمجھا تھا تو سینٹی نہیں ہوگا کیونکہ میرا شیر ہے، پر تو نے تو نام ڈبو دیا۔ ابھی اگر میں تجھے جفی نہ دیتا تو سارے مہمان میرے شیر کے آنسو تکتے۔ خوش ہو جانا، دیکھ ہماری نرمین آباد ہو گئی۔ ددو کی آنکھیں اذیت سے بھری تھی، پر دراب ان کے شرارت بھرے انداز پر زوردار انداز میں فوری لپٹ گیا۔ میں آپ سے کیا وعدہ کل ہی نبھانے جا رہا ہوں ددو، ہر چیز کے لیے شکریہ۔ یہ لمحہ ہی ایسا تھا کہ دراب کے جذبات قابو میں نہ رہے۔ چل ہٹ، ددو کا شکریہ کہے گا تیری تھنی سیک دوں گا، تو جو میرے دل کا ٹکڑا ہے، تو تیری ماں اس دل کی ٹھنڈک ہے۔ ہاں تو کل ضرور جا، ممکن ہے اس کمبخت کی بخشش کا کوئی وسیلہ نکلا ہے، اس کی تباہی پر تیری دادی کی روح عرصے سے تڑپ رہی ہے، مجھے بس اس کی آسانی تک پہنچا دے۔ دراب نے ددو سے بڑا وعدہ کر لیا، لیکن شاید مقدر میں اب واقعی یو ٹرن لکھا ہو، کیونکہ ہدایت کب کسے مل جائے کچھ کہہ نہیں سکتے۔ ساول کے سوالوں کے جواب یوسف کے سامنے دینے والے نہ تھے، تبھی نرمین مسکرا کر نظریں چرا گئی۔ اچھے لگ رہے ہیں ساول قریشی، نرمین نے سامنے اپنے پیارے پیارے مہمانوں کو مسکراتی نظر ڈالے۔ جب دل کی توجہ ساول پر ٹکائے کہا تو ساول کا دل سینے میں پھڑپڑا اٹھا۔ خدا خیر کرے، یہ کہاں لائی ہو یار؟ گاڑی سے نکل کر وہ شنال کے پیچھے چلا جا رہا تھا، جہاں اس نے شاپنگ تو کرنی ہی تھی، ساتھ جمشید کو ایک ہیئر کٹ کی ضرورت تھی، تبھی وہ اس سے پہلے ہیئر اسٹائلسٹ کے پاس لائی جس سے شنال کی اچھی جان پہچان تھی۔ تمہیں ایک ہاٹ اور فریزی ہیئر کٹ کی ضرورت، آ جاؤ ملو، یہ کیف ہے۔ کیف بچے میرے بندے کو کلر سا ہیئر کٹ تو شاباش۔ شنائل نے اس نانا ٹائپ کیف حسن سے جمشید کا تعارف کرایا، جو جمشید جیسے توانا اور لمبے چوڑے آدمی کے آگے بلی کا بچہ ہی لگ رہا تھا، اور پھر اس کے ڈائی بال، تراشی بھویں اور مد ہو کر لمبے ناخن، سب دیکھ کر اچھے بھلے آدمی کی روح بیزار ہو جائے۔ کیف کی ایسی کی تیسی یہی مخلوق ملی تمہیں، اگر اس نے مجھے چھوا بھی تو چپیڑ کھائے گا۔ سن لو، پھر ایسا نہ ہو تمہارا یہ کیف پہ بھی مردانہ جھانپڑ پہلی بار کھانے پر رو رو کر یہیں پگھل جائے۔ جمشید نے قریب آتے ہی زنانہ کیف کو گھورا ہی ایسے کہ بیچارہ ٹھمکتی کمر کے ٹھنکے روکتا سہم جاتا تاثر دینے لگا، اور الٹا شنائل کو بھی جمشید نے پھنکارتے تنبیہ کی، لیڈیز میک اپ آرٹسٹ ہے نا، بیچارہ ان جیسا ہی بن گیا۔ ایسے نہیں کرتے جیم، بری بات ہے، چلو بیٹھو، تم اس کے ہنر دیکھ لو، تمہارا غصہ اڑنچو ہو جائے گا۔ آجو کیف، میرے ہسبینڈ کو ذرا ٹچی ہونا پسند نہیں تو زیادہ کلوز نہیں ہونا۔ شنائل نے اس کی ایک نہ سنی اور پکڑ کر جمشید کو گھومنے والی کرسی پر بٹھایا، جبکہ جمشید نے ایک نظر کیف حسن کے ہنر پر ڈالی جو اس کے زنانہ جسے سے چھلک رہے تھے، تبھی ناگواری سے منہ موڑ کر دانت پیستا مرر سے شنائل کو گھورا، جو پیچھے ہی کھڑی متجسس تھی، کہ یہ بکھرے الجھے بالوں اور داڑھی والا جیم سنور کر کیسا لگے گا۔ آپ کے ہسبینڈ تو بہت وہ ہیں، میرا مطلب کیف کا شنائل سے بے تکلف سا رشتہ تھا، کیونکہ وہ اکثر کیف سے ہی میک اپ کروایا کرتی تھی۔ جبکہ کیف نے جو لفظ سرگوشی میں شنائل کے کان میں کہا وہ خود کیف کا کان دبوچ گئی، جبکہ ان دو کے ہنسنے پر جمشید کا بس نہ چلا، کچھ اٹھا کر دونوں پر برسائے۔ خیر 20 منٹ تک جمشید نے یہ ٹارچر سہا، کیونکہ کیف کے ہاتھ لڑکیوں جیسے سجے تھے، یہ لمبے لمبے نیلز اور اوپر سے سجا نیل پینٹ، پھر اس نے اپنی بازو بھی منڈوائی تھی، عجیب سی شرٹ پہن رکھی تھی جس سے بنا بالوں والا سینہ چلک رہا تھا، اوپر سے وہ تھا ہی بھی ایکسٹرا گورا۔ جمشید کو تو سخت زہر لگ رہا تھا۔ کیف نے واقعی 20 منٹ میں اس کے بالوں کو ایک پراپر کٹ دینے کے ساتھ بڑی داڑھی تک بالکل نہ ہونے تک ٹرم کر دی تھی، اور ساتھ فیس ماسک بھی لگایا جس سے ڈیڈ سکن کے ساتھ تمام تر بلیک ہیڈز بھی ریموو ہو گئے۔ جمشید نے جب اپنا فائنل لک مرر میں دیکھا تو واقعی حیران ہوا، کیونکہ وہ پہلی بار خود کو ہینڈسم لگا۔ واہ شہزادے، تم نے تو کمال کر دیا۔ ہاں جی، کیسا لگا؟ اول تعریفی تھپکی کیف کے کندھے پر دی اور مسکراتی آنکھوں سے جمشید کو دیکھتی بولی، جو اب بھی ذرا نامتاثر ہونے کی ایکٹنگ کر رہا تھا، بس ٹھیک ہے، اور ہاں اگر اللہ نے تمہیں مرد بنایا ہے تو حرکتیں بھی مرد والی کرو۔ جمشید نے کیف کو آڑے ہاتھوں لیا اور کہہ کر باہر نکلا تو شنائل نے کیف کے اترے چہرے کو دیکھتے اسمائل دی، سیریس مت لینا اسے، ایسا ہی کھڑوس ہے، چلو بھائی۔ شنائل نے بیچارے کیف حسن کو صدمے سے نکالا اور خود بھی پیچھے ہی دوڑی، جہاں وہ سخت اکتایا کھڑا تھا۔ جیسے ہی شنائل قریب رکی، اس کی آنکھوں میں تیرتی خفگی بڑھی۔ کس قسم کی حرکت تھی یہ؟ جمشید نے آلہ پائے کی برہمی جتاتے شنائل کی مسکراتی آنکھیں کھوجی۔ اتنے پیارے لگ رہے ہو، درگزر تو کر دو نا میری حرکت، میری آنکھوں کی ٹھنڈک۔ شنائل نے بنا ہچکچائے آگے کو جھکتے اس کی گال پر پیار دیتے پیچھے ہٹتے کہا کہ اس قدر لاڈ سے کیے جمشید کو لگا ممکن ہے وہ کبھی اس لڑکی پر دوبارہ برہم نہ ہو سکے گا۔ اوپر سے وہ قریب ہو کر سانس بھرتی، ویسے ہی دماغ خراب کر چکی تھی، دوبارہ یوں پبلک پلیس پر میرے اتنے قریب آنے سے گریز کرنا۔ اور کیا کہہ رہا تھا وہ کیف تمہارے کان میں؟ اپنے غصے کو قائم کرنے کی ناکام کوشش کرے وہ اپنے دل میں طبع تجسس کے ہاتھوں مجبور ہوتا، ڈانٹ کر جلتا سلگتا بولا۔ اس نے کہا میرا ہسبینڈ بہت، اس سے پہلے وہ پھر قریب تر ہوئے شوق شرمیلی سی سرگوشی کرتی۔ جمشید نے ہاتھ بڑھا کر اس کا چہرہ دوسری طرف پھیرا اور آنکھیں پھڑ گیا۔ شنائل اس ادا پر مر مٹی۔
یہ نہیں کہو گے کہ دوبارہ میں کسی میل سے اتنی فری نظر نہ ہوں۔ وہ بھاگ کر لمبے ڈگ پھرتے شوز سے وسیع ٹیبل والے جمشید احمد کے ہم قدم ہوئی، جبکہ شنائل کے سوال پر وہ رک کر تیرچی برہم نظروں سے سرتا پیر شنائل کو گھورا۔ کیا یہ تمہارا فرض نہیں ہے؟ سوال کے بدلے سوال، جس پر شنائل مکمل اس کے روبرو آ گئی۔ اف، میرے قریب سجدے بہت تھے۔ اولین فرض ہے، اور فرض کے معاملے میں تم مجھے بہت بہترین پاؤ گے۔ شنائل کے جملے کا ہر فرق ایسا تھا جس پر وہ نخیلا ناز کر سکتا تھا۔ اور ہاں، یہ مت سمجھنا کہ میں حسن پرست ہوں۔ میں نے اس والی نہیں، تمہاری پہلی لک سے پیار کیا تھا، اس سے تو ڈائریکٹ عشق ہو جانا ہے۔ وہ چپ ہی رہا تو شنائل نے مزید لفظی کہہ اٹھائے، بالکل ہی جمشید کو بلینک کر دیا۔ تھکتی نہیں ہو یہ سب کہہ کر؟ جمشید نے سخت اکتا کر پوچھا۔ محبت سے بھی کبھی کوئی تھکا ہے میری جان؟ چلو تمہارے لیے پہلی بار مکمل میل شاپنگ کرنے والی ہوں، شرمانا مت، کیونکہ میں تمہاری تمام پرائیویٹ چیزیں بھی خود پسند کر کے لوں گی۔ شنائل نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا، مگر وہ وہیں اکڑا جس سبب شنائل پلٹی۔ شٹ اپ! سخت خفے سے وہ گھور رہا تھا۔ پبلک پلیس نہ ہوتی تو تمہیں بتاتی اس شٹ اپ کا اصل مطلب۔ اب چلو، 9 بجتے پتہ بھی نہیں چلنا ہے۔ بنا اس کے موڈ کی پرواہ کیے اسے کھینچ تان کر مال لے گئی۔ بلیک پینٹ اور بلیک ہی شرٹ شنائل نے چوز کی، اور ساتھ بلیک بیلٹ، سلک بلیک ٹائی اور شوز بھی ڈارک بلیک لیے تاکہ کلاسی وائبس آئیں۔ تم اپنی پرائیویٹ چیزیں خود لے لو، ابھی میں اتنی بھی ٹیلنٹڈ نہیں ہوں، پر خدا کے لیے ان قاتلانہ آنکھوں سے کھلنا بند کرو ورنہ یہیں گر پڑوں گی۔ شنائل کو اپنی بات سے پھرنا پڑا کیونکہ جمشید صاحب سالم نگلنے کے موڈ میں تھے۔ شنائل نے اپنے لیے سلک کی ساڑی لی۔ وہ سلک کوئی عام نہیں، ایسا تھا جو پھسلتا نہیں تھا، جبکہ بلاؤز بھی فل نہیں پر آدھی کلائیوں تک کی سلیوز والا تھا، اور تھا بھی فل کوریج، کیونکہ شنائل نے جب ہاف بلاؤز اٹھایا تو جمشید نے اس کے ہاتھ سے لے کر واپس ہینگ کر دیا۔ 8 تک دونوں شاپنگ کیے گھر پہنچے تو شنائل کافی تھک گئی تھی۔ تبھی جمشید نے پہلے شاور لے کے چینج کیا، پھر شنائل کے تیار ہونے تک سیدھا کچن کا رخ کیا اور اسٹرانگ سی 2 کریمی کافی بنائی، اور جب بنا کر پلٹا تو کچن کے سیٹنگ ایریا کی جانب کھلتی ونڈو پر نظریں جمائے تھم گیا، جہاں وہ ساڑی پہنے سیٹنگ لاؤنج کے مرر کے سامنے کھڑی ساڑی اور بلاؤز کی فٹنگ دیکھ رہی تھی۔ میک اپ وہ کر چکی تھی پر بال بنانے باقی تھے۔ بلاؤز بہت خوبصورتی سے شنائل کی شیپڈ باڈی پر فٹ آیا، اوپر سے بلاؤز کا بوٹ شیپ گلا مزید پیارا لگ رہا تھا۔ خود پر جمشید کی چھپی نظر شنائل نے تب فیل کی جب کچن کے دروازے میں موصوف کا سایہ دکھائی دیا۔ اوئے باخدا تمہاری ذاتی بیوی ہوں، دیکھو، اور اعلانیہ کہو کہ تم مجھے دیکھ رہے ہو تاکہ اس ہار سنگار کی مزید آگ دہکے۔ شنائل کے شوخ جملے سنے وہ بھاپ اڑاتے کافی کا مگ لیتا باہر نکلا تو شنائل خود کو بھولے اس کے سراپے میں کھوئی۔ سر سے پیر تک سیاہ میں لپٹا وہ اس وقت دھڑکنے روک دینے کی حد تک اجلا اور جاذب لگ رہا تھا۔ کب وہ واپس آئے، رکے اور جھک کر مگ ٹیبل پر رکھے واپس اٹھے، شنائل کے روبرو ہوا۔ وہ لڑکی یہ سارے لمحے حواسوں میں نہ رکھ سکی۔ میں نہیں چاہتا کوئی آگ دہکے ابھی، لیکن تم بہت اچھی لگ رہی ہو میری سی۔ جمشید نے اس کے دہک جاتے رخساروں کے گرد ہتھیلیوں کو جمایا اور اس کا ماتھا محبت سے چومے پیچھے ہوا۔ اس پرحدت لمس پر میں اتنی برکت تھی کہ شنائل کا تھما سانس روا ہو گیا۔ اور تم میری پسند میں دنیا کے سب سے حسین ہسبینڈ۔ آج دولہے کو کوئی نہیں دیکھنے والا، سب کی نظریں میری بلیکی پر ہوں گی۔ سچ میں نظر لگ جائے گی آج میری آنکھوں کی اس ٹھنڈک کو۔ جمشید نے بہت روکا خود کو، پر بلیکی پر مسکراہٹ کو ہونٹوں پر بکھرنے سے روک نہ سکا۔ نہیں لگے گی، تم ساتھ ہوگی۔ تم نے مجھے ڈھال بناتے ہوئے اس رشتے کا آغاز کیا تھا، لیکن دیکھو آج تم میری ڈھال بنی ہوئی ہو۔ سب کچھ پلٹتا ہے شنائل، چاہے جانے والے چاہنے بھی لگتے ہیں، دور جانے والے قریب رہنے کی خواہش محسوس کرنے لگتے ہیں، اکتانے والے عادی ہو جاتے ہیں، بے چین اور بے رنگ لوگ آسودگی بھرے رنگوں میں ڈھل جاتے ہیں۔ وہ اس کے رخساروں کو باری باری چومتا، شنائل کے اندر اپنی محبت کا آغاز اتارتا، اسے ہلنے کے قابل بھی نہ چھوڑ رہا تھا۔ یو لو می، وہ اس کی خوشبو میں سانس کھینچتی، اس کے ہونٹوں کے قریب سرکتی، اس کی سانسوں کی خوشبو میں گم بولی۔ اب بال بناتا ہوں تمہارے۔ وہ اس کے سوال کو رد کرے ہاتھ تھامے روم کی جانب بڑھا۔ وہ صدمے میں مبتلا شنائل کو آئینے کے سامنے جا کر روکتے، عقب سے کوم اٹھائے اس کے نم نم بال انگلیوں سے گزارتا، اس کے بالوں کو اپنی جانب سے مہارت سے اکٹھے کرتا۔ اس پر نہ جانے کیسا اسم محبت پھونک رہا تھا کہ وہ چہرہ اس کی گردن میں لے جاتے، گردن کی اس رگ کو چوم بیٹھی جس کو دبانے سے پورے جسم میں سکون کی لہر اترتی ہے۔ جمشید نے اس کی ہائی ٹیل بنائی اور پیچھے سے بال کھلے چھوڑ دیے جو ہائی پونی کے سبب شانوں تک اٹھ آئے۔ اسے پکڑ کر روبرو کیا تو ماتھے کی 2 طرفہ 2 سیاہی مائل لٹے لہراتی بہت پیاری لگی، لیکن باخدا سب سے پیاری شنائل تھی، اس کی آنکھوں کی محبوبیت تھی۔ تم روز بنا دو گے؟ وہ اسی مدہوش اثر میں بولی۔ وہ خفیف سا حیرت بھرا مسکرایا۔ کیا تمہارے بال؟ جمشید کے سوال پر وہ مخمور اترائی ہوئی نفی میں سر ہلا گئی۔ نہیں، میری زندگی کے دن رات۔ ایسے سوال پر وہ اچانک بےتابی سے اس کے ہونٹوں کی جانب جھکا، پر وہاں ہوئی چمکتی محنت پر جبرن دور ہٹا تو شنائل کے دل کی تیز دھڑکن اس کے کانوں پہ بجنے لگی۔ دور کیوں ہو گئی؟ وہ بے کلی سے ہوئی۔ ابھی سٹمک میں تتلیاں اچھی لگیں گی، لپسٹک پہ نہیں۔
आओ कॉफी पीकर निकलते हैं, 9 बजने में 20 मिनट रह गए हैं। उसका हाथ पकड़ता अब उसे जहां भी ले जाता वो लड़की आंखें मूंदे चल पड़ती बिना सोचे। दोनों ही मुस्कुराते रूम से निकले तो मंजरों में खुमार खुल गया। 9 बजे तक शानदार निकाह का इवेंट अपने इख्तिताम पर पहुंचा तो मेहमानों की रुखसी के साथ स्पेशल कपल भी एक रात की प्राइवेसी लूटे किसी स्पेशल जगह रवाना हुआ, जिसमें दुराब का इसरार और बुराक जडोन की मीठी सी इजाजत शामिल थी। सलवा और यज़दान भी बस चाह रहे थे और तभी लीज़ा और दुराब दोनों को सी ऑफ करने आए। लेडीज आगे गप्पों में लगी थी तो मर्द हजरात पीछे। खुश है मेरा जिगरू, यज़दान इस खुशी के लिए बहुत मुंतजिर था जो आज दुराब हैदर जडोन की आंखों में छलकी हुई थी। ऐसा वैसा सोच है तेरी सुखी कि मेरा दिल पंख जैसा हल्का हो रहा है। मम्मी अब महफूज मोहब्बत भरी पनाह में है, उनसे भी कोई जी भर कर मोहब्बत करने वाला है। मोहब्बत की अहमियत और कदर हम दोनों से बेहतर कौन जा सकता है यार। आखिरी जुमला वाकई बरहक था। तभी तो यज़दान ने रुककर अपने शहजादे का चेहरा थामे माथा चूमा। मेरी जान कटोरा, तो हमेशा सुकून में रह, चल निकलते हैं, हम भी सुबह स्टोर आना, तुझे वहां दिल के दुख सुनाऊंगा। अभी जरा सलवा के साथ आउटिंग का प्लान बन रहा है। सुखी के आउटडोर प्लान सुने दुराब कमीनगी से हंसा। बेचारा सुखी टूटी बाजू के साथ इनडोर प्लान बनाने से रहा। खैर मुस्कुराहट के संग दुराब और लीजे ने दोनों को सी ऑफ किया और हाथों में हाथ लिए वापस पलटे। अरे मम्मी को न्यूज तो दी नहीं हैदर। लीजे को एकदम याद आने पर दुराब शरारत से मुस्कुराया। तुमने देखी नहीं थी, मेरी कपल की वारफ्त गया, कल फुर्सत से सुना देंगे मेरी जान। आज जरा इन दो को आपस के होने की खुशी मुकम्मल फील करने दो। तुम बताओ आज क्या करूं, तुम्हारे लिए बहुत खुश हूं मैं। दुराब ने उसके दोनों हाथ थामे दीवानगी से चूमे तो लीजे को शरारत सूझी। बाकी वो दोनों बहुत हसीन लग रहे थे। साथ रही बात कुछ करने की तो हम दद्दू के साथ मिलकर कुछ फनी देखते हैं। पारान भी जा गए, वो अंदर से उदास हैं। लीजे से दुराब को ऐसी ही उम्मीद थी, तभी तो प्यार से उसकी गाल चूम ली। लीजे यूं ही तो मैं तुम्हें अशकम नहीं कहता, मेरा हिस्सा हो, अब तो सोचती भी मेरे जैसा हो। मैं भी यही चाहता हूँ, आज हम तीनों दद्दू को बहुत सा टाइम दें। आज हो मेरी हसीना। वो बेहद हसीन सा मुस्कुराई और दुराब के हाथ फैलाते ही जड़ से उसकी हथेली जकड़ते खुशी खुशी अपने हैंडसम कैमरा घर के अंदरूनी तरफ बढ़ गई। और आज बुराक जडोन का हर दुख उनके बच्चे उनको भुला देने वाले थे, ये तय था। हम वहीं रह सकते थे सावल, इतना सब करने की क्या जरूरत थी। तुम घर दामाद हो, भूलो मत। गाड़ी खूबसूरत से घर के बाहर रुक गई थी। वो बिल्कुल छोटा सा शहर से अलग एक लकड़ी का बना घर था, जिसमें ज्यादा खूबसूरती उसके चारों तरफ फैले गार्डन एरिया के सबब थी। और जिस रफ्तारी से गाड़ी होकर आई थी वो सब घर की मालकियत में आता था और मेन दरवाजे में गनमैन मौजूद था। हम वहीं रहेंगे, लेकिन मैं आज कुछ स्पेशल करना चाहता था तो ले आया आपको। बेफिक्र रहे, सुबह ही वापस चले जाएंगे। दुराब और बुरहान जडोन की इजाजत के बाद ही लाया हूँ आपको। सावल के लबो लहजे में सफाई पेश करने वाला अंसर देखते नरमीन ने स्टीयरिंग से हटते सावल के हाथ को अपने हाथ में थामा तो वो एकदम बाहर निकलता निकलता रुका और गर्दन मोड़कर नरमीन को देखने लगा। तुम्हें अब मुझसे जुड़े मामले के लिए किसी की इजाजत नहीं लेनी, ये बात बार बार नहीं कहूंगी। नर्म आंखों का तासुर हाथ थामने के दिलकश लम्स से मिलकर तबाही कहलाया जा सकता था। सावल ने वो हाथ मजीद हाथ में दबा लिया। यानी आप मुझे खुद पर भरपूर इख्तियार दे रही हैं, मैं ठीक समझा हूँ नरमीन। वो सिर्फ बोलता कहाँ था, वो लफ्जों से छू लेने की अहलियत रखता था। घर दिखाओ मुझे। वो फौरन बौखलाकर हाथ छुड़वाती कार डोर खोले बाहर निकली तो गहरा सांस कहते सावल भी बाहर निकला। घर नहीं, छोटी सी स्टे प्लेस कह सकती हैं आप, ये बाबा की आखिरी निशानी है मेरे पास। गार्डनिंग का बहुत शौक था उन्हें, लेकिन तंग दस्ती ने प्रोफेशनल तौर पर आगे बढ़ने नहीं दिया। मेरी पढ़ाई वो भी बहुत महंगी, वो अपने शौक से इस चार दीवारी के बीच ही दबा छोड़ गए। आज तक यहाँ एक फूल मुरझाने नहीं दिया। क्या इन 7 सालों में शामिल और जुनेद तो माहिर लोग मेरी इस दुनिया की हिफाजत करते रहे हैं। आपको पता है जब बाबा ने अम्मी से निकाह किया तो वो भी इन्हें यही लाए थे। सावल के लहजे में उदासी चलकी थी। तभी नरमीन ने छुड़वाया, हाथ वापस थमाया और सावल के हमकदम इस कॉटेज की सिमत पड़ी। बकिया हरातारी पर चलने लगी। दुनिया के कई खूबसूरत फूल यहाँ उगे थे, ऐसे ऐसे जो सख्त सर्दी में जमीन की आखिरी तह से हरारत खींचकर जादुआ अंदाज में जोबन पर रहते थे। मुझे खुशी है कि तुम भी मुझे यही लाए। उदास मत हो, इस चार दीवारी की शादाबी देखकर लग रहा है कि तुम्हारे बाबा यहीं कहीं बस रहे हैं। इंसान चला जाता है पर याद हमारे दामन से बड़ी शिद्दत से लिपट जाती है। वो बिना सावल को देखे बोली, बस अपना हाथ उसके हाथ में दबता महसूस किए हिफाजत का एक दुनिया और खूबसूरत एहसास जरूर जी रही थी। एक नया और खूबसूरत एहसास जरूर जी रही थी। खैर दुखी बातें आज नहीं करते हम। सावल ने खुद ही मौजू बदला। नरमीन के चेहरे की रंगत में इस्तराब खुला। बेटर आइडिया। वो घबराए हुए लॉन में आके घुमाते डरा सा मुस्तफिक हुई थी, जबकि सावल बिना उनके कहे सब समझ रहा था। जबकि नरमीन ने आते में शॉल तो ले ली पर स्वेटर पहना भूल गई, जिस सबब ये कहरनाक सी बढ़ती ठंड उनको बेचैन कर रही थी। सावल ने जब महसूस किया कि नरमीन को ठंड लग रही है तभी अपना ब्लेजर उतारकर आस्की से नरमीन को पहनाया, जिस सबब बेसाख्ता वो सावल को देखने लगी जो दिलो जान से उन्हीं की तरफ मुतवज्जा था।
आई एम सॉरी, मैं स्वेटर पहना भूल गई, तुम्हें ठंड नहीं लग रही, मुझे क्यों दे दिया ये। नरमीन ने फौरन से नजरें चुराई, जबकि वो उनकी जमीन पर झुके मोहब्बत से चूमता पीछे हटे। नरमीन को ठहर जाती पलकों की गरमाइश पर मौसम की शिद्दत भुला गया। आपको दिल जहाँ के अलावा भी कुछ दे सकता हूँ, आप अभी मेरे खुद के लिए बड़े दिल से वाकिफ ही कहाँ हैं। वो इसके लमस पर हैरान थी, जो इस कदर खूबसूरत था कि नरमीन इसके शहर में उतरती जा रही थी। बड़ा दिल बीमारी होता है सावल, वो आंखें चुरा गई। मैं फिर बीमारी अच्छा हूँ, वो उनके हर सवाल का जवाब जानता था। जबकि वापस दोनों कॉटेज की तरफ चुपचाप बढ़े। नरमीन ने अपने गिर्द लपेटे ब्लेजर का कॉलर अपने नाक की और करते इसकी खुशबू इनहेल की, जबकि इस पर सावल की बेइरादा नजर पड़ी तो हटना भूल गई। क्या वो इसकी खुशबू तलाश रही थी? पहला ख्याल यही आया। ऊपर से नरमीन ने आंखें बंद के मुस्कुराहट दी। कैसे न सावल की धड़कनें अपनी डगर भुला देती। मुझसे अच्छी तो मेरी चीजें हैं, वो सामने नजर करता बोला तो नरमीन उसके रुकने और चोरी पकड़ने दोनों पर हवास वाख्ता हुई। वो गेट के पास रुक चुका था, जहां 2 स्टेप ऊपर चढ़ना था, और इन 2 स्टेप्स के किनारों पर फूलों के छोटे छोटे गुलदस्ते थे। चीजें अहम नहीं होती, इनमें उनके मालिक की खुशबू और लमस का जज़ब अहम होना बनाता है। वो उसके जवाब को देते डोर ओपन करती अंदर दाखिल हुई, और सावल ऐसे जालिम जवाब पर दिल ही सहलाता रह गया। वाह, ये बहुत खूबसूरत है। कॉटेज 3 अलग पार्ट्स पर मुश्तमिल था। एक छोटा सा ओपन किचन, दाएं जानिब एक वॉशरूम, जबकि मेन लाउंज एक तरह के बेडरूम पर मुश्तमिल था। बाएं किनारे पर देसी आतिशदान और इसके करीब रखी मेज और 2 लकड़ी की कुर्सियां, जबकि मेन बेडरूम में जमीन पर ही नम मैट्रेस था, जिस पर ब्राउन बेडशीट थी और वैसे ही तकिए जो कॉटेज कलर से मैचिंग थे। जबकि जमीनी बेड के साइड दोनों टेबल्स पर ग्लास क्लेटरी कैंडल्स थी। सर उठाने पर एक ही वक्त में जलता सुनहरी रोशन वाला फानूस था। तुम लकड़ियां जलाओ, मैं इन कैंडल्स को जलाती हूँ, मेरे चक्कर में ठंड मत लगवा लेना। नरमीन उसे चुप होकर बस मोहब्बत से देखने पर घबराया सा मुस्कुराती शेल्फ पर रखे मेज बॉक्स को उठाए मैट्रेस की तरफ बढ़ी, जबकि सावल ने हुक्म की तामीर में आतिशदान तहकाया, जिसमें जल्द ही तहकती आग का बसेरा हुआ। कमरे में मौजूद ठंडक ने कम होते ही जिस्म को लगती ठंड से निजात देनी शुरू की, जबकि नरमीन ने मैच बॉक्स पूरी खाली कर दी, पर मजाल हो जो एक स्टिक भी जली हो। इनको आखिरी स्टिक से लगता देख वो मुस्कुराकर करीब आ रुकते हाथ बढ़ा गया जिसमें लाइटर था। क्यों हल्कान हो रही है, इससे जलाएं। नरमीन ने उसके चेहरे को सरसरी सा तकते फौरन से लाइटर उसकी हथेली से चक लिया और ध्यान से सारी कैंडल्स को जला रही थी। जब सामल को पास ही बैठता देख उनको वापस बेचैनी घेर गई। ध्यान भले सामल का साथ बैठना भटका रहा था, पर नरमीन ने खुद को भरपूर लापरवाह पेश करते जल चुकी मोमबत्तियों पर ही नजर जमाए रखी। जल चुकी हैं कैंडल्स, बल्कि इनकी तरफ आपका इस कदर ध्यान मुझे जलाना शुरू हो चुका है। नरमीन डर रही थी, जिससे सावल के बह के अंदाज उन्हीं जाने में ले जाने पर प्रसिद्ध थे। जबरन सी मुस्कुराहट लबों पर सजाए वो सामल की तरफ देखने लगी। फिर जब कुछ समझ न आया और शानों पर ओढ़ा ब्लेजर उतार कर सामल को थमा दिया। सामल ने थामते ही साइड पर पकड़ कर रखा। देखो, हमारे पास बातों के लिए कुछ नहीं है, तुम भी चुप हो गए। वैसे तो बहुत बोल रहे थे, खामोशी ज्यादा नुकसानदेह थी। तभी नरमीन ने आकर चुप खुद ही तोड़ी। सावल की दिलचस्पी नरमीन के अंदाज और लहजे ने बढ़ाई। ओह, आई एम सॉरी, मेरा दिल बहुत शोर मचा रहा है, मुझे लगा आप इसे सुन रही होंगी। भूल गया था कि मोहब्बत तो सिर्फ आप है मेरी, मैं आपकी नहीं हूँ कि आप मेरे दिल पर ध्यान दे पाए। सावल के फीके लहजे पर नरमीन ने घबराहट तरक करते अफसोस से सावल के चेहरे की तरफ देखा, जो ये सब कहने के बाद ठीक बना के चुराए मुस्कुरा भी रहा था। हाँ बिल्कुल, ऐसे ही उठाई हूँ ना तुम्हारे साथ, तभी ना अपनी उम्र का लिहाज किया ना रुतबे का। मोहब्बत कैसे हो सकती है तुम मेरी? वो रूठ जाएंगे सावल ने कब सोचा था। तभी तो फौरन से बाजू निकालकर नरमीन की तरफ लपेटे अपनी जानिब सरकाया। वो मुंह फेरे खफा थी। ऐसी बातें मत करें, मैं आपके मेरे साथ आने की बेहद चाहत से कदर करता हूँ। सोचा तो मैंने बहुत था कि सब कुछ कहूंगा, पर अब मेरे जज्बात इस कदर हैं कि ना जबान बयान कर सकती है, ना ऐसे अल्फाज अब तक तस्खीर हुए हैं। वो जो रूट कर जानबूझकर सावल की कुर्बत से गरेज बरत रही थी, वो यूं बर्दाश्त न हुआ तो उसके सीने से जा लगी। बाजू भी सावल की तरफ लपेट ली। मत कहो कुछ, इनफैक्ट कहने की कोशिश भी मत करो। मैं बहुत खुश हूँ यहाँ, मैं खुद को बहुत खास महसूस कर रही हूँ। तुम्हारा माथा चूमना मुझे मिले अब तक के मसरूर लमस की फहरिस्त में शुमार है, और मेरे लिए अब तक मसरूर बोसों में एक भी बुरहान चटोन का शामिल नहीं। जमीन के सरगोशियाना इतराफात और यूं सावल को मुतबर करने ने इस शख्स के जज्बात में मजीद शिद्दत लाई। मेरी तरफ देखे, दिल तो नहीं दुख रहा, मेरी तरफ देखे, दिल तो नहीं रख रही। वो जो जिंदगी जीकर आया था, उसके मोहब्बत के मामले में बेयकीन होना बरहक था। सावल उनकी थोड़ी पकड़कर चेहरा ऊपर किया तो नरमीन रजामंद से मुस्कुराई। अगर मैंने तुम्हें मिलकर भी तुम्हारा दिल ही रखना होता तो कभी निकाह की नौबत ना आती सावल। मैं तुम्हारा दिल रखना चाहती हूँ, लेकिन ऐसे नहीं, अपने दिल के करीब हमेशा। तुम मेरी जिंदगी के चंद खास लोगों में शुमार हो, जिनका खोना मुझे खोखला कर देगा। मोहब्बत का वादा नहीं कर सकती, वो गलत वक्त पर गलत शख्स पर लुटाकर बहुत तड़प चुकी हूँ। मैं इतना वादा जरूर करूंगी कि मैं अब तुम्हें उदास नहीं होने दूंगी, ना तुमसे कोई भी हक छीनूंगी। तुम खुद पर आखिरी सांस
تک مکمل اختیار دے دیا ہے میں نے۔ وہ اپنا ہاتھ بڑھا کر سانول کے رخسار پر پھر اس بدقسمت شخص کو چند اعترافات سے ہی دنیا کا سب سے خوش قسمت شخص بنا چکی تھی، اور ان کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ وہ سانول کو اس لمحے میں مزید جان سے پیاری ہوگی۔ سچ میں مجھے آپ پر سارے حق مل چکے ہیں سارے نرمین، وہ پھر بے یقینی سے بولا۔ وہ یوں اجازت لیتا بہت بھا رہا تھا انہیں سارے کے سارے۔ وہ تمام تر گھبراہٹ ترک کرے سانول کے حصار میں خود کو بے انتہا محفوظ مانتی جان لینے لگی تھی تو سانول نے پکڑ کر ان کو میٹرس پر لٹائے، پھر سے جھک کر جبیں جملی نرمین کا مسکرا کر تھوڑا فاصلہ بناتے سانول کو دیکھنا کوزے میں بند طوفان کو بے قابو کرنے سے تھا۔ ایک بار پھر کہیں کہ سارے حق ہیں میرے پاس۔ وہ دسترس میں آتی محبت پر پاگل ہو رہا تھا۔ نرمین کی مسکراہٹ سے بڑی ہاں آج کچھ نہ تھی۔ آپ کو اتنا قریب بس خواب میں ہی سوچا تھا، ہمیشہ اتنے قریب سے آپ اتنی زیادہ حسین لگیں کہ مجھے ذرا اندازہ نہ تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ آپ میرے پاس ہیں نرمین۔ سانول نے ہاتھ بڑھا کر نرمین کے میٹرس پر بکھرتے کھلے بالوں کو چھوا، پھر ہاتھ بڑھا کر نرمین کی رخسار چھوئی۔ اس عورت کے اندر ایسی ستائش سننے کی حسرت مر چکی تھی، پر اس لمحے یوں لگا وہ واپس سی اٹھی ہوں۔ میں نے بھی نہیں سوچا تھا اتنے قریب آ کر تم مجھے پیارے لگو گے۔ تم سچ میں انچھوئی عورت ڈیزرو کرتے تھے۔ تم نے بڑی بے رحمی سے اپنی خوبصورت جوانی میرے پیچھے برباد کر دی۔ سانول تمہیں پتا ہے میں تمہارے جذبات برہان سے شادی کے پہلے دن ہی جان گئی تھی۔ جب تم اپنی بوا سے بات کر رہے تھے میں نے سنی تھی تم دونوں کی باتیں، تب سے تمہارے دل کے لیے صرف حوصلہ مانگا۔ 29 سالوں میں، کیونکہ اس روز تمہارے جو چند آنسو بہے تھے انہوں نے بتایا تھا کہ یہ شخص میرے سوا کسی کا نہیں، جبکہ میں برہان کے نام لگی نرمین تمہارے لیے بس صبر ہی مانگ سکی تھی۔ ان 30 سالوں کے لیے آئی ایم سوری۔ سانول مسکراتا ہوا اپنا پھر سے بقابو ہوتا آنسو نرمین کی گال سے رگڑے انہیں بھی درد بھری مسکراہٹ دے گیا۔ اپنے 30 سیکنڈ دیں، میں ابھی تلافی کرتا ہوں 30 سالوں کی۔ وہ سانول کی پرتقاضا نظروں سرگوشی پر گہرا سانس بھر گئی، جبکہ سانول نے مخملی سانسوں سے سنگم پر 30 سیکنڈ کی بھری جاتی سانسیں قربان کر دی۔ نرمین کے ہاتھوں کی سانول کے پشت پر بنتی گرفت کہہ رہی تھی کہ وہ بھی ایسے پرامن اور روح سہلاتے قریب ترین لمس پر اپنی نہیں رہی۔ فون کی بیل ٹھیک 30 سیکنڈ کا دورانیہ ختم ہوتے ہی بج اٹھی۔ وہ نرمین کی گال چمتا استجا بے آرامی پر معذرت زدہ ہوئے پیچھے ہٹ کر بیٹھا تو نرمین بھی اس کے فون دیکھ کر پریشان ہونے پر اٹھ بیٹھتے ہی سانول کا ہاتھ جگڑ گئی۔ نرمین مجھے یہ کال لینی ہوگی، آپ تب تک مزیدار سی چائے بنا لیں، سونے نہیں والا میں، نہ آپ کو سونے دوں گا۔ چاہت للاتی نگاہوں سے نرمین کے ہونٹوں رخسار اور آنکھوں پر نظر دوڑائے وہ مقابل سے لچائی سے اجازت ملتے ہی اٹھ کر چلا گیا، جبکہ اس کے باہر نکلتے نرمین نے اپنے بہت تیز دھڑکتے دل پر ہاتھ رکھا۔ سانول کی نرم مگر جان لیوا قربت ان کے پورے جسم کو حصار چکی تھی، تبھی بہت مشکل ہوا ان کو سانول کے سحر چھٹک کر چائے بنانے کا فیصلہ کرنے میں۔ سانول باہر نکلتا کچھ دور آتے ہی کال ریسیو کر چکا تھا، پر چہرے پر سنگلاخ چٹانوں کی سی سختی تھی۔ تو کر ہی لی تم نے نمک حرامی، چھین لی میری نرمین۔ آئینے میں مشکل دیکھتے تمہیں گھن نہیں آئی ہوگی، آئینے میں شکل دیکھتے تمہیں گھن نہیں آئے گی۔ میری نرمین کو کیسے چھو سکتے ہو تم؟ اس کے جسم کا ہر حصہ کئی سال میری ملکیت رہا، آج بھی اس عورت کے وجود کے ہر بناوٹ ازبر ہے مجھے، اس کے ہونٹوں کی مٹھاس۔ اس سے پہلے وہ پاگل مزید کچھ بکتا سانول کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا۔ بکواس بند کریں، وہ میری ہیں، اب سمجھے آپ کے دماغ سے ان کا نام و نشان مٹا دوں گا، زندہ زمین میں گاڑ دوں گا اگر نرمین کے لیے ایسے الفاظ استعمال کیے۔ مر کیوں نہیں جاتے آپ برہان جٹو؟ نرمین تو دور، ان کے خیال پر بھی آپ کا کوئی حق نہیں ہے، اور نمک حرامی کرنی ہوتی تو کتنے سال انہیں آپ کی ہوس کا نشانہ نہ بننے دیتا۔ دوبارہ مجھے کال مت کیجیے گا۔ سانول کی نفرت آج پہلی بار اس بستر مرگ پر پڑے وحشی پر برسی تھی، جبکہ برہان کے نصیب میں ہدایت نہیں ہے، یہ اس کی کمینگی سے ہنسنے سے آیا ہوا۔ بابا نے ایویں تم سے شادی نہیں کروائی اس کی، دیکھنا وہ مجھے میری نرمین تم سے چھین کر لوٹائیں گے، آخر کو سگی اور اکلوتی اولاد ہوں۔ صرف اس لیے کال کی کہ نرمین سے بھلے نکاح کر لیو، پر خبردار اس سے چھوا بھی میں پاگل خانے کے بستر مرگ پر ضرور ہوں، پر اپنی ضد بن چکی اس عورت کو اب بھی کسی اور کے لیے نہیں چھوڑوں گا۔ اپنی اوقات مت بھول 2 ٹکے کے باڈی گارڈ۔ ایسی تضحیک بھرے الفاظ سانول کا دل ٹکڑے کر چکے تھے، لیکن اصل رنج برہان کے پہلے جملوں نے دیا۔ اب نرمین کے چھیننے کا خیال بھی سانول کی جان لینے کو کافی تھا۔ کیا مطلب؟ وہ مجھ سے نرمین نے چھین لیں گے؟ سانول کو لڑکھڑاتی سرگوشی برہان کو تسکین دے گی۔ بالکل، مجھے لٹائیں گے، تم صرف ایک استعمال ہوئی شہ رہ جاؤ گے۔ نمک حرام، میری بیوی پر گندی نظریں رکھنے والے کا یہی انجام ہونا تھا۔ سو اب یاد رکھنا، یہاں تم نے نرمین کو چھوا، وہیں اڑتی ہوئی گولی اسے مار دے گی، کیونکہ میرا خاص آدمی کاٹیج کے بہت قریب ہے۔ اپنی تو تمہیں کبھی پرواہ نہ تھی، سو امید ہے نرمین کی زندگی کے لیے تم اسے چھونے سے گریز کرو گے۔ اس پر صرف میرا حق تھا اور ہمیشہ رہے گا۔ سانول اس سے زیادہ سن نہ سکا اور رابطہ توڑ دیا، جبکہ بھیگتی سرخ آنکھیں ایک لمحہ بار کاٹیج پر ڈالی۔ حلالہ جیسی لعنت کے لیے کم از کم براق چٹون جیسا نفیس آدمی کبھی آمادہ نہیں ہو سکتا۔ یہ آدمی بکواس کر رہا ہے، میں نرمین کو لے کر کسی کھائی میں کود جاؤں گا، پر انہیں دوبارہ تمہارے رحم و کرم پر نہیں چھوڑوں گا۔ گھٹیا شخص، یا اللہ مجھے صبر دے۔ سانول بھلے ہل گیا، پر یہ سب بکواس اسے ہرگز نہیں سوچنی تھی۔ تبھی آنکھوں کو رگڑے کچھ دیر بعد جب وہ واپس کاٹیج کی طرف گیا اور دروازے کی اوٹ کھلی ہی کہ نرمین دکھائی دی، جنہوں نے چینج کر لیا تھا، جبکہ وہ چائے بناتی کنگا بھی
गुनगुना भी रही थी, अगर मैं नरमीन के साथ अपना रिश्ता शुरू कर लिया और बुराक चटोन ने मुझे बेटे के दबाव में आकर नरमीन को छोड़ने का कह दिया, तो मैं तो अदब एहतराम में ये भी नहीं कह सकूंगा कि मेरी जान चली जाएगी। मुझे नरमीन से दूर रहना होगा, कम से कम इस मनहूस पागल के मरने तक। आई एम सॉरी मेरी जान, मुझे आपको आज अकेला छोड़ना होगा, क्योंकि मैं आज आपके पास रहा तो खुद को रोक नहीं सकूंगा और इस हलाला नामी मनहूसियत की शर्त पूरी हो जाएगी। मैं नहीं चाहता अब दुनिया की कोई ताकत मुझे आपको छोड़ने पर मजबूर कर सके। सावल ने बहुत कर्व से यह फैसला लिया और एक आखिरी नजर नरमीन पर डालते हुए उल्टे कदमों मुड़ गया, लेकिन जाने से पहले गनमैन को नरमीन की हिफाजत पर मामूर कर गया। नरमीन चाय बनाए कुछ देर उनका इंतजार करती रही, मगर जब वो ना लौटा तो बाहर निकली पर कहीं भी सावल ना था। एक आंसू टूटकर उनके रुखसार पर रेंगा, वो मुझे छोड़ गया, ऐसे कैसे कर सकते हो तुम सावल। नरमीन ने डरते डरते आंसू संभालते 400 नजरें घुमाते उसे ढूंढा, लेकिन फिर फौरन से वापस भागते ही दरवाजा लॉक करे वहीं बैठी चली गई। दोनों की आंखें भीगी थी, वो क्वार्टर से जाते हुए अजियत में था और नरमीन उसके इंतजार करते हुए। भाई साहब खैरियत है, आपने क्या बात करनी है? रिजवान साहब के शाकरा और सलमान को पास बुलाने ने दोनों को थोड़ा परेशान कर दिया। सलमान ही बेचैनी के संग भाई साहब के चेहरे पर नजरें जमाए बोला, हाँ बात पुरानी से ही पर अंदाज नहीं है। मैं चाहता हूँ तुम दोनों जमशेद से अपनी नाराजगी खत्म करो। मैंने तुम दो के लिए उम्रे का पैकेज खरीदा है, उसे मेरी तरफ से तुम एक छोटा सा तोहफा समझना। जाओ और जमशेद से भी मिलकर आओ। तुम दोनों के पासपोर्ट और वीजे भी तैयार हो चुके हैं, अपनी औलाद की कदर करो, ठीक है? शाकरा और सलमान जैसे भी बना करते, पर उम्रा ऐसी चीज है जो हर मुसलमान के दिल को गर्विदा करती है। वो वीक पॉइंट होता है। फिर शाकरा के लिए सऊदी और दुबई जैसे मुल्क में जाना भी आम बात ना थी, उसे तो हमेशा से बड़े बड़े मुल्कों में घूमने का अरमान था, मगर सलमान की इतनी हैसियत ना थी कि वो शाकरा को कोई अरमान पूरा करता। अल्लाह आपको इसका अजर दे भाईजान। सलमान ने उठकर पास बैठे रिजवान साहब का हाथ चूमा तो वो उसकी गाल थपकाते नजरें शाकरा पर डाल गए जो किसी गहरी सोच में डूबी थी। अच्छा मौका है शाकरा, जाकर अपने हाथों से इस चुड़ैल को अपने बच्चे से दूर करने का। उम्रा की सादत भी हो जाएगी और अपना बच्चा भी वापस छीन लूंगी। वाह भाई साहब, आप जैसे कंजूस की तरफ से ये तोहफा वाकई हार्ट अटैक देने जा है। शाकरा के दिमाग में अभी तक बस यही सब चल रहा था, जबकि रिजवान सारी हकीकत जान चुके थे, गरमीर के मरने से लेकर जमशेद के कैंसर तक, क्योंकि जमशेद का अहम आदमी दर हकीकत रिजवान साहब से राब्ते में था और तभी रिजवान साहब ने इन दो बददिमागों को भेजने का फैसला किया था। ये खुद जाकर शनैल की सादतमंदी और उसका जमशेद के लिए लाजमो मलसूम होना देखे, जबकि खुद वो तब से अपनी हर दुआ जमशेद के नाम कर चुके थे। उसे तक इल्म ना होने दिया कि वो जमशेद की हर अजियत जान चुके हैं। शर्मिंदा थे कि उसे पाला पोसा पर उसके दिल में न झांक सके। बहुत शुक्रिया भाई साहब, हम जरूर जाएंगे। अभी तो शाकरा के इरादे ठीक न थे, पर अनकरीब वो समझने वाली थी और ये शायद ये करके रिजवान अहमद जमशेद की तकलीफ की अदना सी तलाफी के तलबगार थे। यजदान और सलवा ने वापसी पर कुछ आउटिंग की, जिस सबब सलवा काफी तरोताजा हो गई। फिर यजदान उसे अपने लैब लेकर गया, जहां सलवा का तारुफ उसने अपनी तमाम डॉक्टर स्टाफ टीम से करवाया। ये हाई एडवांस मेडिसिन ड्रग लैब थी, जहां यजदान फारूकी इंचार्ज शेरुक ने टीम में शामिल था। आइए आपको अपनी लैब दिखाता हूँ। सलवा उसके हम कदम लैब एरिया की तरफ बढ़ी, जैसे यजदान ने फिंगरप्रिंट की मदद से और फेस लॉक के थ्रू ओपन किया, जबकि इन दो के अंदर दाखिल होते पूरी लैब चकनाचौंध छोटी रोशनी में नहा गई। खुद सलवा ने ऐसी जगह अपनी जिंदगी में पहली बार देखी। ग्लास कबर्ड बहुत ही खूबसूरत से दीवारों में नस्ब थी, जहाँ मुख्तलिफ केमिकल्स और मेडिसिन ड्रग्स तरतीब से नामों समेत रखे गए थे। बहुत बड़े से मेज पर मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट्स, माइक्रोस्कोप, टेस्ट ट्यूब्स, बेकर्स, मुख्तलिफ किस्म के आलात, चाही, कुछ मॉडर्न मशीन, ये सब सच में एक्साइटिंग था। ओ माय गॉड, ये कितनी खूबसूरत जगह है। सुखी मैं यहाँ जॉब करूंगी, कितना मजा आएगा जब हम काम के दौरान एक साथ हुआ करेंगे। सलवा ने रुख मोड़ते शोखी मस्ती से कहा, जबकि सुखी दिलो जहां से इसी को निहारने के बीच कदमों का फासला काटे सलवा के रूबरू आ रुका। हम सिर्फ काम नहीं करेंगे, लैब रोमांस भी इजाद करेंगे। यहसान की बहकी से मुस्कुराहट और बात उन्होंने सलवा को मेस्मराइज किया। अब मुझे मजीद पुरजोश कर रहे हैं, वेट नहीं होगा मुझसे सुखी, मेरा दिल अभी से यहाँ आने पर मचल जाएगा। सलवा की बोलती मुस्कुराती आंखें इसके शौक पूरे होने पर और हसीन हो रही थी। तो आज से स्टार्ट कर लेते हैं, आपको कुछ नया फील होगा। यजदान की बदलती टोन पर सलवा उसके हसार में कसमसाई। नो, सस्पेंस खराब नहीं करना चाहिए चाहती, हम ये वाला एक्सपीरियंस 2 साल बाद ही करेंगे। अभी हम एक दूसरे का साथ एंजॉय करते हैं ना, मोहब्बत भरा साथ। वो सुलह जो इसे मशवरा दे रही थी और यजदान उसके सादगी पर खतरनाक सा मुस्कुराया। ब्यूटी, आपके साथ होता हूँ तो खुद ब खुद जज्बात बढ़ने लगते हैं, ऐसे जज्बात जिनको रोकना अपनी ही जान खतरे में डालने जैसा होता है। बड़ी बेकली के संग यजदान ने अपनी मुश्किल बताई। सलवा उसके हसीन तरह से बेबस होने
پر مسکرائی. اپنے سندلی ہونٹوں کو یزدان کی شاہراہ پر رکھے ساتھ گہری سانس میں اس کی خوشبو اپنے اندر تک اتارتے سامنے ہوئی. اپنی جان خطرے میں مت ڈالیے گا, میری جان پر رسک لینے کی اجازت دی ہے آپ کو؟ ہاں. نو, ابھی ہم صرف آؤٹنگ پر ہیں. سلوا نے اس کے اقرار پر یزدان کے قریب سرک آنے پر اس کے ہونٹوں پر مخملی ہتھیلی جمائی اور اونوں کرتی مسکرائی. یزدان نے اس کی ہتھیلی اپنے ہونٹوں سے چمتے ہٹائی اور وہی ہاتھ اس کے اطراف حصار کے ایک جسارت کرتے پیچھے ہٹا تو وہ شرمگی سا مسکراتی یوں دیکھ رہی تھی جیسے یزدان کے باس نہ آنے پر خفیف سا نالا ہو. آپ کی میرے ساتھ آؤٹنگ ایسی ہی ہوگی. خیر تیاری پکڑ لیں, ہم بہت جلد بیلجیم جا رہے ہیں. آپ کا ایڈمیشن ہو جائے گا لیکن باقاعدہ کلاسز آپ واپس آ کر لے سکیں گی. بیلجیم کا سنے سلوا خوشگوار حیرت سے چہکی. یعنی ہنی مون پر آپ کی بازو سکی. وہ خوش تھی پر اگلی سرگوشی میں خوشی کا عنصر غائب سا ہوا. جان ہنی مون پر پھر چلیں گے. ابھی میری ایگزیبیشن ہے اور آپ میری ماڈل نہیں ایز اے وائف اس میں مہمان خصوصی ہوں گی. سلوا کے ہونٹوں پر یہ سنے مہکار بھرا تبسم جاگا. آئی لو یو سو مچ. وہ فوراً سے اس کے سینے سے جا لگی. یزدان نے اس کی ذرا پیچھے ہوتے کن پٹی چومتے محبت سے دیکھ کر دنیا جہاں کی آسودگی کو سلوا میں اتار کر رکھ دیا. سچ کہا تھا شنائل نے. وہ پوری نکاح سیریمنی میں سب سے حسین شخص تھا. شنائل کا ذاتی اس کا پیارا شوہر جسے اس نے دنیا کے گرد بھیڑ اور غبار کے بیچ سے بڑی مشکل سے اپنی بکھرتی ٹوٹتی سانسوں کے امان کی صورت پایا تھا. سمیر خان اپنے خاص مہمانوں کے قدموں میں بچھ رہے تھے. دونوں کا تعارف اپنی وائف نازلی اور بیٹے شہریار اور اس کی منقوہ رابل سے کرواتے. وہ بہت خوش بھی تھے کیونکہ جمشید کا یہ نیا روپ ان کے لیے بھی ایز اے طبیب ایک بڑا سکھ تھا. مان گیا ہوں آپ کو مسیحا, سمیر خان نے شنائل کو دیکھتے کہا تو وہ اترا کر اپنے سے کچھ فاصلے پر کھڑے جمشید کو دیکھنے لگی جیسے ایک جاننے والا مل چکا تھا. در حقیقت آپ کا یہ پیشنٹ میرا مسیحا اور میری ہر تکلیف کی دوا ہے سمیر خان. اس کی چلتی نفس کے ساتھ میری سانسوں کی ڈور الجھ چکی ہے. شنائل کی آواز خفیف سے کپکپائی. وہ ٹھیک ہو جائے گا شنائل, بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ وہ ٹھیک ہو گیا ہے. محبت در حقیقت ایک امید ہے. جب یہ ہمارے دامن پر پھوار کی صورت گرتی ہے تو تمام بنجر پن ختم کر دیتی ہے. یو نو واٹ, مجھے جمشید اتنا پیارا کیوں ہے؟ کیونکہ اس کی زندگی بالکل میری زندگی جیسی ہے. میں بھی اپنے پیرنٹس کے ہوتے ہوئے اکیلا جیا ہوں. ان دو کو میرے درد پتہ نہیں چل سکے. کبھی ماں باپ بہت پیاری ہستیاں صحیح پر ان کی ذرا سی غفلت اولاد کے اندر کبھی نہ بھرنے والا خلا بنا دیتی ہے. میری زندگی میں نازلی نے آ کر مجھے یہ احساس دلایا کہ میرے درد کی بھی دوا موجود ہے. یو نو واٹ نازلی, اور میری شادی بھی تم دو کی شادی جیسی ایمرجنسی ہی ہوئی. بس بہت سی میچنگ وائفز نے مجھے جمشید کے لیے ذرا سے دونوں میں ٹچی کر دیا. سمیر خان کے بارے میں جان کر شنائل سوز بھرا مسکائی. وہ خود بھی تو جمشید کی تکلیف کو دور کرنے والے ہر سبب و وسیلے پر قربان تھی. میں اور جیم بھی ایک دن یوں ہی اپنے بیٹے کی نکاح سیریمنی کریں گے.